यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 जो कि 24 मई को होना है, उसके लिए लगभग 4 महीने का समय अभी बाकी है। अगर आपने अभी भी अपनी तैयारी अच्छे से चालू नहीं की है और आपको लगता है कि आप लेट हो गए, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अभी भी लेट नहीं हुए हैं। 4 महीने में इस एग्ज़ाम की, स्पेशली प्रीलिम्स को क्लियर करने की तैयारी की जा सकती है। और ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने कम से कम अपनी 1 से 2 बार बेसिक बुक्स पढ़ी होंगी, जैसे लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम। मेरा नाम कौशल किशोर है और मैंने 2023 में करीब 103 स्कोर किया है प्रीलिम्स में, जो कि उस साल की कट ऑफ लगभग 75 के करीब गई थी। 2023 में मैंने बोथ सिविल सर्विसेज और फॉरेस्ट सर्विसेज दोनों का प्रीलिम्स क्वालिफाई करा था। ये मेरी 2024 की मार्कशीट है, जिसमें मेरे 112 के करीब मार्क्स हैं। इस साल भी मैंने सिविल सर्विसेज और फॉरेस्ट सर्विसेज दोनों का प्रीलिम्स क्वालिफाई किया था और इस साल की जो कट ऑफ रही है 88 के करीब थी। अपने दोनों अटेम्प्ट्स के बेस पे मैं आपसे साथ कुछ अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहता हूँ, जो मुझे लगता है आपको आपके प्रीलिम्स में मदद कर सकती है। तो ये रही मेरी 4 महीने की स्ट्रैटेजी, जो मैंने अपने दोनों अटेम्प्ट्स में फॉलो किया था। 4 महीने में अगर आपके पास 4 महीने का ही टाइम है, तो आपको कुछ ना कुछ प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको सिलेबस प्रायोरिटाइजेशन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अपना सिलेबस प्रायोरिटाइज नहीं करोगे तो आप कुछ भी रैंडम पढ़ते जाओगे, जो कि आपको आपके पाथ से दूर लेता चला जाएगा। इसलिए आपको सबसे ज़रूरी है कि अपना पहले सिलेबस प्रायोरिटाइज करो, और सिलेबस में भी आपको सिलेबस के जो सब पार्ट्स हैं वो प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। अब देखो यार, सिलेबस में क्या सबसे पहले प्रायोरिटाइज करना है, तो सिलेबस में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी आपको स्टैटिक को देना है, क्योंकि मुझे लगता है स्टैटिक इज़ द किंग। स्टैटिक मैटर्स अलॉट इन दिस एग्जाम, क्योंकि अगर स्टैटिक आपके स्ट्रॉन्ग नहीं है तो नो मैटर हाउ मच यू आर स्ट्रॉन्ग इन करंट अफेयर, आप ये स्पेशली प्रीलिम्स तो क्वालिफाई नहीं कर रहे हो। इसलिए आपको स्टैटिक तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और स्टैटिक में भी जो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, जो कि हर एक सब्जेक्ट को आपको अलग अलग प्रायोरिटीज़ देनी पड़ेंगी। तो देखो, स्टैटिक में आपको किस किस चीज़ को कैसी प्रायोरिटी देना है। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पॉलिटी को देनी है, क्योंकि यार पॉलिटी के एवरेज कम से कम 15 से 16 क्वेश्चन हर साल आते हैं, और ये सबसे ज़्यादा इजी क्वेश्चन होते हैं पूरे पेपर में। पूरा जो 100 क्वेश्चन होते हैं पेपर में, उन सभी क्वेश्चनों में से पॉलिटी के जो क्वेश्चन हैं आर द मोस्ट इजिएस्ट क्वेश्चन टू सॉल्व। और ये 15 से 16 क्वेश्चन लो हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं, इनको इजी होता है सॉल्व करना। ये ऑलमोस्ट सबको ये सॉल्व कर रहा होता है, और ये आपको ऑलमोस्ट एक ही सोर्स से मिल जाते हैं, मोस्टली लक्ष्मीकांत से ही मिल जाते हैं। इसलिए आपको पॉलिटी को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। और एक चीज़ और, इन क्वेश्चंस को गलत करना आप अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि इन क्वेश्चन को सब कोई सही कर रहा होता है। इसलिए अगर आपने इन क्वेश्चन को गलत कर दिया ना, तो आप ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों से पीछे हो जाओगे। यार देखो, आप इजी क्वेश्चन को गलत करके नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आप कट ऑफ क्वालिफाई कर जाओगे। आप देखो, इजी क्वेश्चन तो सारे सही कर रहे हैं, इसलिए इजी क्वेश्चन को गलत करके तो आप कट ऑफ क्वालिफाई नहीं करने वाले। एक बार आपने टफ क्वेश्चन को गलत कर दिया, जो कि बहुत सारे लोग कर रहे हैं, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन इजी क्वेश्चन से फ़र्क पड़ता है। इसके लिए अगर मैं अपनी सोच की बात करूं, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मीकांत फॉलो कर दिया था, किसी को मैंने कोई दूसरा रिसोर्स रिफर नहीं किया। दूसरी प्रायोरिटी पे आपकी आनी चाहिए इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के एवरेज हर साल 15 से 17 क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी ज़्यादा भी हो जाते हैं, कभी कभी कम भी हो जाते हैं, पर एवरेज हर साल 15 से 17 क्वेश्चन तो आते ही हैं। पर इसके साथ एक प्रॉब्लम ये है कि इसके सारे क्वेश्चन एक सिंगल सोर्स में कहीं नहीं मिलते। आप कोई भी एक सिंगल सोर्स नहीं है जिससे आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो। इसलिए इसके 10 से 12 क्वेश्चन तो सॉल्वेबल होते हैं, लेकिन इसके बाद आपको कई सारे रिसोर्स रिफर करने पड़ेंगे सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अपनी अप्रोच बताऊं तो मैंने इकोनॉमिक्स के लिए बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज फॉलो करे थे, जिससे मेरे को 10 से 12 क्वेश्चन अगर मेरे सॉल्व हो रहे हैं उनसे, तो मैंने सिर्फ उतने ही रिसोर्सेज फॉलो किए थे। बाकी मैंने कोई बहुत बल्कि रिसोर्स कोई नहीं फॉलो किया था इकोनॉमिक्स के लिए। अगर मैं अपनी सोच की बात करूं, तो मैं 11th क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स है जो एनसीईआरटी है, मैंने उसको फॉलो किया था। उसके बाद मैंने करंट अफेयर जो कि पीटी 365 है उसको फॉलो किया था। और उसके बाद जो मैं टेस्ट लगाता था, टेस्ट का जो मुझको टेस्ट से जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती थी, मैंने उसको फॉलो किया था। बस मेरी इकोनॉमिक्स के लिए मेरे मात्र इतने ही सोर्सेस रहे हैं। मैंने कोई स्टैंडर्ड बुक, बेसिक बुक्स फॉलो नहीं की थी इकोनॉमिक्स के लिए। अब इसके बाद आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के देखो यार, 15 से 18 क्वेश्चन हर साल आते हैं, लेकिन इसमें मैपिंग पार्ट भी होता है, जो कि काफ़ी डिफिकल्ट होता है सॉल्व करना। उसमें कुछ क्वेश्चन अगर जो जैसे कि कंट्रीज़ के बॉर्डर पूछ रहा है, अगर वो न्यूज़ में है तो उसके क्वेश्चन तो चलो ठीक है सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन कुछ बहुत ही रैंडम मैपिंग होती है, बहुत ही रैंडम मैपिंग के क्वेश्चन होते हैं, उनको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मुझे लगता है अगर इसमें से 15 से 18 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसके 10 से 12 क्वेश्चन इसके भी सॉल्व करने लायक होते हैं, और 10 से 12 क्वेश्चन ही मैक्सिमम 1 या 2 रिसोर्सेज पढ़ के सॉल्व किए जा सकते हैं। तो अगर मेरी रिसोर्स की बात करोगे, तो यार मैं इसके लिए मैंने 11th और 12th क्लास की
एनसीईआरटी को फॉलो किया था, जो कि 4 बुक्स होती हैं, एक 2 बुक्स 11th क्लास की प्लस 2 बुक्स 12th क्लास की। और इसके लिए मैंने कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स के लिए यूट्यूब वीडियो भी देखे थे, जो कि जैसे कि साइक्लोन्स हो गया, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हो गया, अल नीनो हो गया, तो इतना ही रिसोर्स मैंने रिफ़र किया था। अब बात करते हैं हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री में 3 हिस्ट्री होती हैं, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री एंड मेडाइवल हिस्ट्री। तो यार देखो, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए देखो मॉडर्न हिस्ट्री का क्या है, अभी तक कुछ सालों से इसके क्वेश्चन बहुत कम आ रहे थे, 2 या 3 क्वेश्चन ही आ रहे थे प्रीलिम्स में, लेकिन लास्ट कुछ 1 या 2 सालों से इसका रिवर्सिंग ट्रेंड देखा गया है। 2025 में तो 8 से 9 क्वेश्चन आ गए थे प्रीलिम्स में सीधे मॉडर्न हिस्ट्री से। तो इसके लिए तो यार इसको तो आपको अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा। अब वैसे भी अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहे हो तो मेंस में तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, मेंस में तो आपको इसको पढ़ना ही पड़ेगा। इसलिए मॉडर्न हिस्ट्री को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर मॉडर्न हिस्ट्री के सोर्स के बारे में बात करोगे तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए भी मैंने स्पेक्ट्रम को ही रिफ़र करा था। हाँ, इनिशियल डेज में मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी, लेकिन उसके बाद फिर मैंने एनसीईआरटी को कभी रिफ़र नहीं करा है, मैंने मात्र फिर स्पेक्ट्रम पर ही रिलाई करा है। अब प्लस मैंने जो टेस्ट से मुझे फॉर्डर मिल जाता है, जो टेस्ट से मुझे मटेरियल मिल जाता है, उसको भी मैं इसके साथ ऐड कर लेता हूँ। अगर एंशिएंट और मिडाइवल की बात करोगे आप, तो एंशिएंट और मिडाइवल के लिए मैंने सिर्फ तमिलनाडु बोर्ड की एक 11th क्लास की बुक है, उसको रिफ़र करता हूँ। उसमें दोनों, एक छोटी सी बुक है वो, इसमें दोनों ही एंशिएंट मिडाइवल दोनों ही दी हुई हैं। और इसके लिए मैं स्पेशली ज़्यादा कोई टेस्ट स्पेशली इसके नहीं लगाता, जो भी मॉडर्न हिस्ट्री के साथ है, बाकी मेरे टेस्ट के साथ क्वेश्चन आ जाते हैं, मैं वही रिफ़र करता हूँ। और आप चाहो तो इसके लिए एनसीईआरटी भी रिफ़र कर सकते हो। और यार देखो, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप कम टाइम दे के, और जो भी आपको एक मटेरियल मिलता है उसको पढ़ के इसको आप कम टाइम में फिनिश कर सकते हो। अब देखो, इन्वायरमेंट के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इन्वायरमेंट के अराउंड 15 से 20 क्वेश्चन हर साल ही आ जाते हैं। मैंने इसको प्रायोरिटी लिस्ट में इतने नीचे क्यों रखा है, इसका एक कारण है, क्योंकि इन्वायरमेंट का यार कोई एक सिंगल सोर्स नहीं है। देयर इज़ नो सिंगल सोर्स फॉर द इन्वायरमेंट अवेलेबल। आपको बहुत सारे सोर्सेज पढ़ने पड़ेंगे, स्टिल आप ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्वेश्चन कहाँ से आ जाने वाला है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन के बहुत वेग नेचर होता है, बहुत वेग नेचर के क्वेश्चन आते हैं, जो कि हमने कभी पढ़े नहीं होते, किसी करंट अफेयर में भी नहीं होते, कभी हमने सुने भी नहीं होते उनके बारे में। जैसे कि 2023 में आया था ओरांगुटान के बारे में, 2024 में आया था पीकॉक टैरेंटुला के बारे में। इनके बारे में हमने कभी किसी करंट अफेयर में, किसी बुक में, या तो किसी करंट अफेयर में कहीं पर भी नहीं पढ़ा था। इसलिए इन्वायरमेंट में आपको बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें भी आपको कॉस्ट बेनिफिट रेशियो देखना पड़ेगा। जैसे जब आप, हमें पता है कि इन्वायरमेंट के जो भी रिसोर्सेज हम पढ़ेंगे उससे क्वेश्चन मोस्टली नहीं आते हैं, तो इसमें कम टाइम लगा के इसमें मोस्टली आप टेस्ट पर रिलाई कर सकते हो। इसके क्वेश्चन क्योंकि इतने वेग होते हैं, इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं सॉल्व करने के लिए। अगर आप सोर्स की बात करोगे तो मैंने इसके लिए मात्र सिर्फ और सिर्फ PT65 फॉलो करा था, और जो मुझे टेस्ट लगाता था, जो मुझे टेस्ट से मटेरियल मिल जाता था, उसको उसी से ऐड कर लेता था। रही बात शंकर आईएएस की, तो हाँ, शंकर आईएएस मैंने इनिशियल डेज में पढ़ी थी, लेकिन वो इतनी बल्कि बुक है और क्वेश्चन उससे ज़्यादा आने नहीं है, इसलिए मैंने मात्र एक ही बार पढ़ के उसको मैंने छोड़ दिया। अब साइंस एंड टेक, IR और जो भी मिसलेनियस टॉपिक है उनकी बात करते हैं। तो इनके लिए अगर सोर्स की मैं बात करूँ तो उनके लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ PT65 फॉलो किया था, इसके सिवा मैंने कुछ भी फॉलो नहीं किया था। और जो भी मेरे को मटेरियल यहाँ से मिला, मैंने सिर्फ उसी को रेफर किया। और इसके लिए मैं आपको भी एडवाइस करूंगा कि आप प्लीज़ इसके लिए बहुत सारा मटेरियल फॉलो मत करें। करंट अफेयर जो कि PT65 है उसको फॉलो करें। अगर आप मंथली मैगजीन पढ़ रहे हो तो उसी मंथली मैगजीन को ही रिवाइज करें, बाकी कोई भी इसके लिए मटेरियल फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अब रही बात करंट अफेयर की, तो मैंने खुद देखा है बहुत सारे लड़के जो मेरे खुद के दोस्त हैं, वो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज के लिए भागते हैं। तो एक मेरी एडवाइस आपके लिए ये रहेगी कि डू नॉट रन आफ्टर टू मेनी रिसोर्सेज फॉर द करंट अफेयर। करंट अफेयर के लिए आपको एक ही रिसोर्स के साथ स्टिक करना है, उसी रिसोर्स को आप बार बार पढ़ना है। रादर कि आप बहुत सारे रिसोर्सेज को एक बार पढ़ो, एक रिसोर्स के साथ आप स्टिक करो और उस रिसोर्स को आप बार बार पढ़ो। और अगर मेरी बात करोगे तो मैं सिर्फ PT65 ही इस करंट अफेयर के लिए रिफर करता था। पहली बात तो मंथली मैगजीन, मैंने इनिशियल अटेम्प्ट के लिए मैंने मंथली मैगजीन पढ़ी है, क्योंकि मुझे लगता है यार वो 12-13 मैगजीन पेपर के टाइम पे रिवाइज करना मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए मैं मंथली मैगजीन अपने दूसरे अटेम्प्ट के लिए फॉलो नहीं करा था। मैंने पहले ही अटेम्प्ट के लिए फॉलो किया था, दूसरे अटेम्प्ट के लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ PT65 फॉलो किया था। PT65 भी अगर आप पढ़ रहे हो तो इसमें भी आपको कुछ मैगजीन्स को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। जैसे मेरे हिसाब से इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक्स और साइंस एंड टेक, इनकी मैगजीन तो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इनको तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ये तो बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है, इनको तो आपको ज़रूर ही पढ़ना पड़ेगा। और मैगजीन जैसे पॉलिटी की हो गई, कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स की हो गई, उन मैगजीन्स को आप कंपेरेटिव दे सकते हो। इवन पॉलिटी की मैगजीन भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन जैसे गवर्नमेंट मैगजीन, सोशल इशू, ये जो टॉपिक हैं, इन टॉपिक्स को, इन मैगजीन्स को आप थोड़ा कंपेरेटाइज कर सकते हो, लेकिन इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक्स और साइंस एंड टेक्स, इन 3 मैगजीन्स को आपको अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा। अब रही बात PYQ और टेस्ट की, तो यार मेरे हिसाब से PYQ तो मस्ट हैं, ये नॉन नेगोशिएबल है, इसको आप किसी भी कीमत पे छोड़ नहीं सकते।
PYQ आपको करने ही पड़ेंगे। PYQ को सिर्फ करना ही नहीं है, PYQ को सिर्फ अटेम्प्ट ही नहीं करना, इनको एनालाइज भी करना है आपको थॉरोली। और सभी ऑप्शन जो उसमें चारों ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शन को आपको एनालाइज करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि जो ऑप्शन सही है वो तो सही है, बाकी के 3 ऑप्शन के बारे में भी आपको जानना पड़ेगा। टेस्ट की बात है, टेस्ट तो डू एज मेनी टेस्ट एज यू कैन। टेस्ट तो मतलब आपको जितने भी ज़्यादा हो सके उतने ही ज़्यादा देने चाहिए। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने अपने 2023 वाले अटेम्प्ट के लिए लगभग मोर देन 100 टेस्ट दिए थे, इसलिए आपको जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा टेस्ट अटेम्प्ट करने चाहिए। मुझे लगता है कि 2023 में मेरे अराउंड 28 मार्क्स कट ऑफ से ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ इसीलिए आए क्योंकि मैंने 100 टेस्ट लगाए थे, मोर देन 100 टेस्ट लगाए थे, जिसके कारण मेरे को एक्सपीरियंस और वो लॉजिकल रीजनिंग जो क्वेश्चंस में लगानी होती है वो बहुत अच्छा आ गया था, मेरे को कॉन्फिडेंस बहुत आ गया था। और टेस्ट में भी आपको सेक्शनल टेस्ट को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, फुल लेंथ टेस्ट आप इग्नोर कर सकते हो, सेक्शनल टेस्ट को आपको ज़्यादा प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। सेक्शनल टेस्ट में ज़्यादा प्रायोरिटी देनी पड़ेगी क्योंकि इससे आपका सब्जेक्ट की क्लियरिटी बढ़ती है। कब आपको PYQ और टेस्ट करने चाहिए, तो मेरे हिसाब से जैसे ही आपका एक टॉपिक खत्म होता है या तो एक सब्जेक्ट खत्म होता है, तो एक टॉपिक एक सब्जेक्ट को जस्ट कंप्लीट करके आपको पहले तो PYQ के लिए जाना चाहिए। पहले आपको PYQ करनी चाहिए, उसके बाद फिर आपको टेस्ट लगानी चाहिए। और देखिए यार, मुझे लगता है PYQ एनालिसिस और टेस्ट, दीज वेर द वन ऑफ द मेन रीजन फॉर माई सच हाई स्कोर इन द प्रीलिम्स। मैंने 2023 में अराउंड 28 मार्क्स प्लस प्रीलिम्स में स्कोर करा है और 2024 में अराउंड 24 मार्क्स प्लस मैंने प्रीलिम्स में स्कोर करा है। तो ये मेरा स्कोर पाने का वन ऑफ द मेन रीज़न यही रहा है कि मैंने PYQ और टेस्ट को बहुत थरोली एनालाइज करा है, मैंने PYQ को बहुत थरोली एनालाइज करा है और मैंने बहुत सारे टेस्ट दिए हैं। तो ठीक है यार, ये रही मेरी अप्रोच रिगार्डिंग द प्रीलिम्स। अगर आपको मेरी अप्रोच पसंद आई हो, अगर आपको लगा हो कि थोड़ा बहुत भी आपको इससे हेल्प मिल रहा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।